हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीगर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम 19 मई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं, यानी कि न्यू लॉ मिनिस्टर कौन बने हैं? वो बने हैं अर्जुन राम मेघवाल। दोस्तों, इससे पहले किरण रिजिजू के पास कानून मंत्रालय था, लेकिन अब उनका मंत्रालय बदल दिया गया है। अब वो अर्थ साइंस मंत्रालय में पहुंच गए हैं, उसके मंत्री बन गए हैं और अर्जुन राम मेघवाल लॉ मिनिस्टर बन गए हैं और उन्हें कानून मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। स्वतंत्र प्रभार का मतलब यह है उनके नीचे राज्य मंत्री नहीं होंगे। दोस्तों, मेघवाल के पास संसदीय मामलों की राज्य मंत्री का जिम्मा भी रहेगा। कुछ कैबिनेट मंत्री डिस्कस करते हैं तो गृह मंत्री और भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर। विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। इसके अलावा जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। इसके अलावा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? नारायण राणे। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। नागरिक उड्डयन मंत्री, इसके अलावा इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी है ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास। जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। आप इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हर साल 18 मई को यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस सामाजिक विकास में जो म्यूजियम की भूमिका है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 2023 की थीम जरूर याद रखिएगा, संग्रहालय, निरंतरता और कल्याण, यानी म्यूजियम, सस्टेनेबिलिटी एंड वेलनेस। भारत के कुछ प्रमुख म्यूजियम डिस्कस करते हैं, जैसे राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? दिल्ली में है। द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ है? मुंबई में। कैलिको संग्रहालय ऑफ टेक्सटाइल्स कहाँ है? अहमदाबाद। दुनिया के टॉप 10 म्यूजियम भी डिस्कस कर लेते हैं तो लॉवेर म्यूजियम पेरिस में है, यानी फ्रांस में, और हर्मिटेज म्यूजियम सेंट पीटर्सबर्ग में है, यानी रसिया में है। ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है और इजिप्शियन म्यूजियम काहिरा में है जो कि मिस्र की राजधानी है। उफ्फी गैलरी फ्लोरेंस में है। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क में है। इसके अलावा म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क में है। वेटिकन म्यूजियम वेटिकन सिटी में है। प्राडो म्यूजियम मैड्रिड में है। नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम एथेंस में है। तो ये हैं टॉप 10 म्यूजियम दुनिया के। पेटीएम के अध्यक्ष और सीओओ कौन बने हैं? तो पेटीएम के अध्यक्ष और सीईओ बने हैं भावेश गुप्ता। कौन बने हैं? भावेश गुप्ता। तो पेटीएम की जो मूल कंपनी है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, तो उसने भावेश गुप्ता को अध्यक्ष और सीईओ यानी मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। बात करते हैं पेटीएम की, तो पेटीएम एक भारतीय बहुराष्ट्रीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसका मुख्यालय नोएडा में है। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। संस्थापक और सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा और इसका जो मूल संगठन है 197 कम्युनिकेशंस है। हाल ही में की गई कुछ प्रमुख नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने रवनीत कौर को सीसीआई अध्यक्ष नियुक्त किया है। विराट कोहली ड्यूरोफ्लेक्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। यूपीएससी के चेयरमैन पद की शपथ मनोज सोनी ने ली है। कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद को सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाया गया है। पंकज सिंह जो है साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की अदालत ने 26/11 मामले के आरोपी तहब्बुर राणा को भारत प्रत्यार्पित करने की मंजूरी दे दी है? आंसर है अमेरिका। तो अमेरिका की एक अदालत ने 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के आरोपी पाकिस्तानी मूल के कनाडाई तहब्बुर राणा को भारत प्रत्यार्पित करने की मंजूरी
दे दी है। यानी दोस्तों 26 नवंबर 2008 को जो मुंबई में हमला हुआ था उसका एक आरोपी था जिसका नाम था तहब्बुर राणा, जो कि पाकिस्तानी मूल का है और कनाडाई है, तो उसको अब भारत लाया जा सकेगा। तो कैलिफोर्निया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज जैकलिन चुलजियान के द्वारा राणा के प्रत्यार्पण के लिए भारत सरकार के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। यानी भारत सरकार ने अनुरोध किया था कि ये जो तहब्बुर राणा है इसको भारत लाया जा सके, तो इसको अब मंजूरी मिल गई है। अब ये तहब्बुर राणा भारत लाया जा सकेगा। 2008 में मुंबई आतंकी हमला जो हुआ था उसमें 6 अमेरिकी मारे गए थे। इसके अलावा दोस्तों 160 से अधिक लोग मारे गए थे इस हमले में। तो तहब्बुर राणा को 2011 में शिकागो में लश्कर-ए-तैयबा को सामग्री सहायता प्रदान करने का दोषी ठहराया गया था, जिसने मुंबई आतंकी हमले की योजना बनाई थी। यानी जो मुंबई आतंकी हमला हुआ था उसमें लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था, जो कि पाकिस्तान में स्थित एक आतंकवादी संगठन है। बात करें अगर हम प्रत्यार्पण की, तो ये प्रत्यार्पण क्या होता है? तो प्रत्यार्पण में एक व्यक्ति को एक राज्य से, राज्य का मतलब यहां पर देश समझिएगा, तो एक राज्य से दूसरे राज्य में आत्मसमर्पण करने की जो औपचारिक प्रक्रिया होती है इसे प्रत्यार्पण बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, रतन लाल कटारिया वर्तमान में कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो रतन लाल कटारिया वर्तमान में लोकसभा सांसद थे, तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। वह अंबाला हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। 2019 से 21 तक जल शक्ति मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे हैं। उन्होंने 3 बार लोकसभा में अंबाला का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस करते हैं। तो हिंदुजा ग्रुप के जो अध्यक्ष हैं SP हिंदुजा, उनका 87 साल के में निधन हो गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पूर्व उपाध्यक्ष AR खलील का भी निधन हुआ है। चलिए दोस्तों कुछ और निधन डिस्कस करते हैं। जैसे मैक्सिको के महान फुटबॉलर एंटोनियो कार्बाजल का निधन हुआ है। ओलंपिक पदक विजेता अमेरिका की धावक और पूर्व विश्व चैंपियन टोरी बॉबी का निधन हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये है टोरी बॉबी। प्रसिद्ध इतिहासकार रणजीत गुहा का 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी का 89 साल की उम्र में निधन हुआ है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर N गोपाल कृष्णन का निधन हुआ है। इसके अलावा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डे ला लेगियन डी होनूर किसे प्रदान किया गया है? तो N चंद्रशेखरन को प्रदान किया गया है। तो टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डे ला लेगियन डी होनूर से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों उन्हें यह जो सम्मान दिया गया है यह भारत और फ्रांस के बीच जो ट्रेड रिलेशनशिप है उसको मजबूत करने में जो उनका योगदान है उसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। चंद्रशेखरन से पहले किरण नाडार को यह सम्मान दिया गया था। किरण नाडार जो है वो किरण नाडार म्यूजियम ऑफ आर्ट की चेयरपर्सन है। इसके अलावा शिव नाडार फाउंडेशन की वो ट्रस्टी हैं, तो उन्हें भी इस सम्मान से पहले सम्मानित किया जा चुका है। चलिए दोस्तों फ्रांस से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो कांस अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन फ्रांस में किया जा रहा है और फ्रांस में 14 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर मोदी वेस्टिल दिवस परेड में अतिथि के रूप में शामिल होंगे। और फ्रांस के फुटबॉल टीम के कप्तान रहे हैं ह्यूगो लॉरिस, तो उन्होंने अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने का फैसला किया है। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट और याद रखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं मनमोहन सिंह, तो वो भी वेस्टिल डे परेड में शामिल हुए थे फ्रांस में। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस जो है यूरोप महाद्वीप में है। इसके प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में इमैनुअल मैक्रोन और इसकी जो कैपिटल है वो है पेरिस। और इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? बेल्जियम, लक्सेमबर्ग, स्विट्जरलैंड, इटली और स्पेन इसके पड़ोसी देश हैं। हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो कविता लंकेश के द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री गौरी को मॉन्ट्रियल 2023 में साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला है। जयंत नरलीकर को गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। कोची बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रूस की लेखिका है मारिया स्टेपानोवा, तो उन्हें लीपचिंग बुक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है।
तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। कौन सा राज्य जीआई टैग के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है? तो उत्तर प्रदेश जीआई टैग के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी तारकासी, महोबा गौरा स्टोन क्राफ्ट और संभल हॉर्न क्राफ्ट को जीआई टैग मिलने के बाद अब जो उत्तर प्रदेश है वो जीआई टैग के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। सबसे अधिक जीआई टैग अगर किसी राज्य में है तो वो है तमिलनाडु, यहां पर 55 जीआई टैग हैं। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश में 48 और फिर तीसरे नंबर पर कर्नाटक, वहां पर 46 हैं। ठीक है, जीआई टैग वाले हस्तशिल्प के मामले में यूपी जो है वो पहले स्थान पर है, जिसके क्रेडिट में 36 हस्तशिल्प शामिल हैं। दोस्तों, जीआई टैग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो जीआई टैग जो है वो किसी क्षेत्र, कस्बे या राज्य की विशिष्ट पहचान होती है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट जिस क्षेत्र में पाया जाता है उसकी एक खास पहचान होती है, उसी को जियोग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं। जीआई टैग जो है 15 सितंबर 2003 को लागू हुआ था और दार्जिलिंग चाय को 2004-05 में भारत का पहला जीआई टैग प्रदान किया गया था। जीआई टैग जो है वो कृषि, हस्तशिल्प, खाद्य पदार्थ, स्प्रिट पेय और औद्योगिक उत्पादों से संबंधित प्रोडक्ट को दिया जाता है। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत ने 16 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, तो साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया था, ईटानगर में। तो उसका 17 मई को समापन हुआ है। इसमें भूटान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल की 100 से अधिक एथलीट शामिल हुए थे। तो इसमें भारत ने 16 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया है? तो 26 नवंबर को घोषित किया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इसका उद्देश्य है सतत परिवहन के प्रति जागरूकता बढ़ाना, जनता को शिक्षित करना और परिवहन स्थिरता से संबंधित मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बढ़ावा देना। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक माना जाता है। न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका में इसका मुख्यालय है और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो है कासाबा कोरोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैनेसिया बायोटेक की डेंगू वैक्सीन का किस चरण का ट्रायल अगस्त या सितंबर 2023 में होने की संभावना है? तो देखिए दोस्तों, पैनेसिया बायोटेक के द्वारा डेंगू वैक्सीन बनाई जा रही है, तो उसके तीसरे चरण का ट्रायल जो है अगस्त या सितंबर 2023 में होने की संभावना है। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से पैनेसिया बायोटेक डेंगू वैक्सीन बना रही है। इसका तीसरा चरण का जो ट्रायल है वो अगस्त या सितंबर 2023 में हो सकता है। डेंगू की बात करें तो आमतौर पर इसे हड्डी तोड़ बुखार के रूप में जाना जाता है। यह डेंगू वायरस के कारण होने वाला फ्लू जैसी बीमारी है। यह तब होता है जब वायरस ले जाने वाला एडीज मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है। तो याद रखिएगा कि जो डेंगू है वो एडीज मच्छर के काटने से होता है। देखिए दोस्तों, हमने आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सीरीज को शुरू किया है जिसमें हम अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। होता क्या है, हमारे पास एक लिमिट होती है कि 10 ही क्वेश्चन डिस्कस करना होता है, तो कई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पीछे छूट जाते हैं। तो आज से हम वन लाइनर के तौर पर करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो हमसे पीछे छूट गए हैं। तो इनको भी आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, तो इससे आपको एक संपूर्ण करंट अफेयर्स प्रोवाइड हो सकेगा। तो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के नाथद्वारा में 5,500 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है और उसका उद्घाटन भी किया है। अभी हाल ही में एक प्रमुख पुस्तक लॉन्च की गई है, कस्तूरी रे की पुस्तक है और इस पुस्तक का नाम है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, द्रौपदी मुर्मू जी पर लिखी गई है। किसने लिखी है? कस्तूरी रे ने लिखी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हैदराबाद में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की अभी हाल ही में आधारशिला रखी है। ग्वाटेमाला के फ्यूगो ज्वालामुखी में अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है और नेपाल में उभोली उत्सव अभी हाल ही में मनाया गया है। तो ये कुछ और अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे और लास्ट में पूछेंगे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का महत्वपूर्ण प्रश्न था पहला, माउंट एवरेस्ट पर 27वीं बार फतह करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? कामी रीता शेरपा। विश्व
उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को। फती वसाका किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्हें संसद ने निलंबित कर दिया है? लीबिया के। यूपीएससी के अध्यक्ष के पद की शपथ किसने ली है? मनोज सोनी ने। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में किस खेल को शामिल किया गया है? गतका को। क्वाड की वार्षिक बैठक 2023 ऑस्ट्रेलिया के स्थान पर अब कहां होगी? जापान में। अभ्यास जल राहत का आयोजन भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में किया गया है? असम में। संचार साथी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? अश्विनी वैष्णव ने। इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट मिसेज इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? शानिका लहाने ने। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? नई दिल्ली में। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत में प्रथम पुरुष डिस्कस करेंगे। तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे जिन्होंने 1950 में इस्तीफा दिया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे? सर थॉमस एम हर्ट्स। भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? एयर मार्शल एस मुखर्जी। भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? वाइस एडमिरल आर डी कटारी। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? जनरल एम राजेंद्र सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल करियप्पा। और प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानेकशॉ। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब पूछते हैं आपसे आज का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। और दोस्तों, लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी दोस्तों को। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल पर। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।